दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेन्नरा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन के एक महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक गुटनिरपेक्षता की चर्चा करेंगे। और पूर्व के जो वीडियो था उसमें अपन ने गुटनिरपेक्षता की अर्थ, परिभाषा एवं उसके कौन देश गुटनिरपेक्ष हो सकते हैं और साथ ही उसकी विशेषता के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता ये ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को नवोदित राष्ट्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारण, या यूँ कहा जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और साथ ही इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को यानी किस तरह तीसरी दुनिया के देशों में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद में जब 1961 में बेलग्रेड में पहला जो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन होता है और इस समिट के अंदर मुख्य रूप से जो 3 कर्णधार, भारत के नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, जिन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया था, या यूँ कहा जाए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की त्रिमूर्ति के रूप में भी पुकारे जाते हैं। तो इनके प्रयासों से जब विकास हुआ और आज 2019 में अजरबैजान, जो कि अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश आर्मेनिया के साथ युद्ध को लेकर चर्चा में रहा है, पूर्व सोवियत यूनियन का देश है, इसकी राजधानी बाकू के अंदर जो सम्मेलन हुआ है उसमें गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उनकी सदस्य संख्या 1961 में जो 25 थी वो बढ़कर 120 हो गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में यदि कोई इतना ज़्यादा या बड़ा संगठन जो सदस्यों की दृष्टि से है तो वो तीसरी दुनिया के देशों का ये जो संगठन है वो ये मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के उन कंट्रीज का जो कि विकासशील है, पूर्व में महाशक्तियों द्वारा शोषित है, उन सब का मिला करके संगठन है। तो आइए शुरू करते हैं गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व एवं इसका ऐतिहासिक विकास। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इस विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होने लगी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी तेजी से विकास होने लगा। 1961 में संस्थापक देशों सहित इसकी संख्या, इन जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे उनकी संख्या 25 थी जब 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ था। लेकिन आज ये संख्या 2019 में अजरबैजान के बाकू में जो 18वां सम्मेलन हुआ है गुटनिरपेक्ष देशों का, इसमें इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई है। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। विश्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके इसकी सदस्यता प्राप्त करते गए। उन देशों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 गुटों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्र साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रेरणा रहे थे। तृतीय विश्व इन तीसरी दुनिया के देश साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के कष्टों को अच्छी तरह भोग चुके थे। यदि वे इन गुटों की सदस्यता स्वीकार करते तो हो सकता था कि वे फिर से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के नए रूप में जकड़ लिए जाए। उन्हें शीत युद्ध में घसीटकर पुरानी प्रक्रिया का अंग बना लिया जाएगा। इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए नवोदित स्वतंत्र एशिया व अफ्रीका के देशों ने
किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और गुट निरपेक्षता की नीति में ही अपना विश्वास व्यक्त करते विश्व शांति का आधार सुदृढ़ किया। इस नीति के आधार पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचाकर आत्मरक्षा का उपकरण बना लिया। इन गुटनिरपेक्षता की नीति तीसरी दुनिया द्वारा क्यों अपनाई गई, इसका जो प्रथम कारण उभर कर आता है वह है कि तीसरी दुनिया के देशों को साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से भय था, क्योंकि पूर्व में वो खुद इससे भुक्तभोगी थे। जब उन्होंने अपनी आज़ादी प्राप्त की तो जो शीत युद्ध की राजनीति के अंदर जिस तरह शक्ति गुट थे, यदि उन शक्ति गुटों में वो सम्मिलित हो जाते तो उनकी निर्णय प्रक्रिया यानी स्वतंत्र सोच जो थी वो खत्म हो सकती थी। इसलिए इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। नंबर 2, शीत युद्ध का वातावरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त तनाव ने तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। इन दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया दो शक्ति गुटों में विभाजित होती है। एक का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो अपने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार का इन दोनों शक्ति गुटों में तनाव पैदा होता है, ऐसे में इस तनाव से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध भी भड़क सकता था। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए ये सोचने पर विवश किया कि कोई नवीन नीति अपनाई जाए। शीत युद्ध की स्थिति में प्रत्येक महाशक्ति अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगी। इस दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु शक्ति हासिल कर लेने के बाद उसकी सर्वोच्चता जो सुप्रीम पावर है वो स्थापित करने की भावना प्रबल हो गई। इससे सोवियत खेमे का चिंतित होना स्वाभाविक। धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों में ये तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस वातावरण को अपने लिए सबसे खतरनाक समझा। उन्होंने जागरूक राष्ट्रों के रूप में अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए एक तीसरी शक्ति को मजबूत बनाने का विचार किया जो इस तनाव को कम कर सके। इसलिए इन तृतीय विश्व के इन तीसरी दुनिया के नवोदित विकासशील राष्ट्रों ने पृथक रहकर विश्व शांति को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को ही उचित समझा। अतः शीत युद्ध के वातावरण ने इस नीति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दूसरा जो प्रमुख कारण रहा जो गुट निरपेक्षता की नीति को जिसने प्रेरित किया वो था शीत युद्ध का वातावरण। फिर नंबर 3 है स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों के सामने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि यदि वे किसी गुट में शामिल होंगे तो इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेंगे। गुटबंदी को स्वीकार करने का मतलब होगा स्वतंत्रता का त्याग करना। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही आधार बनाकर स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अपनी जो इच्छा थी उसको पूरा किया। नंबर 4, गठबंधन राजनीति का विरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का पूंजीवाद और साम्यवाद इन दो गुटों में या खेमों में बंटवारा हो गया। दोनों खेमे शीत युद्ध के वातावरण में अपनी अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने में लग गए। नंबर 4, गठबंधन की राजनीति का विरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बंटवारा हो गए। दोनों गुट शीत युद्ध के वातावरण में अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण करने लगे। इस प्रक्रिया में नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ। इन नाटो, सीटो, सेंटो आदि अमेरिका और उसके मित्र देशों ने, इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ और उसके खेमे ने वार्सा पैक्ट आदि ये जो सैन्य प्रकृति के जो संगठन थे उनका निर्माण किया। अमेरिका ने नाटो तथा सीटो तथा सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना करके
विश्व में एक तनावपूर्ण वातावरण में और अधिक बढ़ोतरी या वृद्धि कर दी। इससे नव स्वतंत्र राष्ट्र ज्यादा भयभीत हो गए। वे इन सैन्य गठबंधन से दूर रहना चाहते थे ताकि उनके राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने इन संधियों या गठबंधनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति व राज्यों की स्वतंत्रता के लिए भयंकर खतरा मानकर इनका विरोध किया। वे किसी भी गठबंधन में शामिल होकर विरोधी गुट से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन में शामिल होंगे तो सोवियत खेमा नाराज हो जाएगा, यदि सोवियत खेमा में शामिल होंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। ऐसे में दूसरा खेमा निश्चित रूप से दुश्मन हो जाता। यदि वे गठबंधन की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाते तो उन्हें अपने राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान करने का अवसर गंवाना पड़ता। इसलिए उन्होंने गठबंधन की राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया। इससे गुट निरपेक्षता का आधार मजबूत हुआ या गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला। नंबर 5, राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावना प्रबल होने लगी। इन देशों के मन में राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का विचार भी पैदा हुआ। इसके लिए वे देश स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना का प्रयास करने लगे और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र अपना ध्यान अपने आर्थिक विकास की ओर केंद्रित करने लगे। इसके लिए उन्हें नए साधनों की आवश्यकता थी। उन्हें भय था कि यदि वे किसी गुट में शामिल हुए तो इससे उनकी राष्ट्रवाद की भावना को आघात पहुंचेगा। वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक स्वतंत्र जो रोल अदा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा, आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का निर्णय लिया। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहित दिया। नंबर 6, आर्थिक विकास की आवश्यकता। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने आर्थिक विकास की समस्या सबसे प्रबल समस्या थी। यद्यपि उनके पास प्राकृतिक साधन तथा मानवीय शक्ति तो थी, लेकिन उनके प्रयोग करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का उनके पास अभाव था। यदि वे किसी एक गुट में शामिल हो जाए तो इसे दूसरे देशों से आर्थिक सहायता का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता। इसलिए उन्होंने तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए गुटों से दूर रहने का डिसीजन लिया। दूसरी बात ये थी कि आर्थिक विकास शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव हो सकता है। यदि वे शीत युद्ध का अंग बन जाते तो उनको आर्थिक विकास का वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने देश में शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्षता से दूर रहने का गुटी राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया और इससे गुट निरपेक्षता को एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की नवोदित राष्ट्रों की भावना। सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे कि बिना अपनी स्वतंत्रता नष्ट किए और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका अदा की जाए। उन्हें यह भी पता था कि यदि वे किसी गुट में शामिल हुए तो उनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सीमित हो जाएगी। उन्हें गुट के नियमों के अनुसार ही नाचना और चलना पड़ेगा। इसलिए उन्हें गुट के नियमों के अनुसार ही नाचना और चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने वैचारिक स्वरूप को मजबूती प्रदान करने के लिए गुटों से दूर रहना ही उन्होंने अपने हित में समझा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष भूमिका निभा सके। उनकी सोच ने गुट निरपेक्षता को सुदृढ़ बनाया। सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। इसी कारण से 1961 में जहां इसकी सदस्य संख्या 25 थी, जो 2019 में आते आते 120 हो चुकी है। नंबर 8, युद्ध का भय और विश्व शांति का विचार। शीत युद्ध के तनाव से भरे वातावरण ने तीसरे विश्व के देशों के मन में तीसरे विश्व युद्ध का भय पैदा कर दिया। कई बार ऐसा अवसर भी आया, भले क्यूबा का मिसाइल संकट हो और चाहे जर्मन का विभाजन हो, आदि बातें थी, कोरिया युद्ध हो, तो बढ़ती सैनिक प्रतिस्पर्धा ने विश्व शांति के समक्ष एक खतरा या चुनौती पेश की।
समग्र विश्व एक आतंक के संतुलन के वातावरण में या संभावित मृत्यु के वातावरण में जी रहा था। ये न विश्व में शक्ति संतुलन था, लेकिन वो भी एक आतंक, यानी जिस तरह के हथियारों की और जिस तरह के सैन्य गुटों की भावना थी, तो उससे एक कभी भी कुछ भी हो सकता था, ऐसा वातावरण उस समय था। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को तीसरे विश्व युद्ध का आभास होने लगा और उन्होंने शीत युद्ध के तनाव को कम करके विश्व शांति के विचार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति पर विचार किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का तनाव कम हुआ और विश्व शांति को मजबूती मिली। इससे गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब अपन देखते हैं गुटनिरपेक्षता का ऐतिहासिक विकास। आज विश्व के 120 देश, जो विश्व का 2/3 है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय से ही गुटनिरपेक्षता के प्रयास तेज होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 वर्ष बाद 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने मिलकर इंडोनेशिया के बांडुंग में, जो अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, बांडुंग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। जब इसका पहला औपचारिक सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में, और तो इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, जो आज विशाल स्तर पर पहुंच गई। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण एशिया, अफ्रीका के सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र इसके सदस्य बनते गए और गुटनिरपेक्षता एक विचार से एक विशाल आंदोलन में तब्दील या बदल गए। इसके ऐतिहासिक विकास क्रम पर नजर डाली जाए तो ये बात प्रमुख रूप से उभर कर आती है कि सर्वप्रथम भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना आदि देशों द्वारा इसे विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। 1947 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी। आगे चलकर 55 में एशिया अफ्रीका के सहयोग से जो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में जो सम्मेलन हुआ, इसकी शुरुआत के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। इस सम्मेलन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सहयोग की भावना के कारण से गुटनिरपेक्षता का महत्व अनुभव किया गया। 1956 में नेहरू, नासिर, टीटो ने गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय आधार प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष देशों ने संगठित होकर 1961 में यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो सैद्धांतिक रूप से गुटनिरपेक्षता का प्रथम व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। उस समय से अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके और बाकू, अजरबैजान में 2019 में इसका 18वां सम्मेलन हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।